हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन। और चाइना ने ये कहा है कि उसने इंडिया चाइना बॉर्डर से अपनी सेना हटा ली, जिसमें ईस्टर्न लद्दाख की गलवान वैली भी शामिल है। अब बॉर्डर स्टेबल हो चुकी है, स्थिर हो चुकी है। बॉर्डर पर अब टेंशन का माहौल पहले से कम है। आप ये देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है कि पूर्वी लद्दाख की 4 जगहों से सेना की वापसी, सीमा पर सिचुएशन स्थिर। बहुत ही बड़ी ये न्यूज है क्योंकि गलवान वैली वही जगह है जहां पर 2020 में इंडिया चाइना की मिलिट्री के बीच युद्ध जैसी कंडीशन बन चुकी थी। और आपको याद होगा, उस टाइम भारत के करीब 20 जवान शहीद हो चुके थे। ऐसे में अगर दोनों देशों की आर्मी टेंशन वाली जगहों से पीछे हटती है तो ये डेफिनेटली एक अच्छा इंडिकेशन हम कह सकते हैं इंडिया चाइना रिलेशन के पर्सपेक्टिव से। फ्रेंड्स, चाइना ने ये डिसीजन इसी टाइम लिया जब हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने रिसेंटली ये कहा था कि भारत और चीन के बीच बॉर्डर को लेकर जितने भी इशू थे उनमें से करीब करीब 75% को सोल्व कर लिया गया है। लेकिन फिर भी बॉर्डर स्टेबल नहीं है क्योंकि ये लोग ईस्टर्न लद्दाख से अपने ट्रूप्स पीछे नहीं कर रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इसे इंडियन डिप्लोमेसी की जीत कहेंगे कि चीन ने अपने ट्रूप्स पीछे कर लिए। देखिए, अगर हम किसी दूसरे देश से अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाते हैं तो डेफिनेटली एक बड़ी जीत हम कह सकते हैं, वो भी ऐसे टाइम में जब दुनिया के दूसरे कोने में जंग की स्थिति चल रही हो। यहाँ पर मैं ये नहीं कहता कि भारत चीन के बीच सिचुएशन ठीक हो गई है, लेकिन कम से कम हम भारत और चीन के बीच कन्फ्लिक्ट को रोकने की कोशिश तो कर रहे हैं। और यही छोटी छोटी चीजें हैं जो एक बड़ी वॉर को होने से रोक सकती हैं। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये सब आखिर हुआ कैसे। देखिए, क्या होता है, हमारे जो एनएसए है अजीत डोभाल, वो रशिया गए थे क्योंकि रशिया में इस टाइम ब्रिक्स देशों की एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग चल रही थी, जिसमें इस बात पर डिस्कशन किया गया था कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, जिसमें इंडिया, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका और ब्राजील के साथ ईरान, इजिप्ट, इथोपिया जैसे देशों के सामने जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उन्हें किस तरह से डील किया जाए। और वहीं पर 2 बड़ी चीजें हमें देखने को मिली। पहली कि एलएसी पर जो इशू चल रहा है उन्हें जल्द से जल्द ठीक किया जाए और भारत और चीन के बीच जो रिलेशन है उनको भी रिबिल्ड किया जाए। अच्छी बात यह है कि बाकायदा इस पर हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला क्योंकि दोनों कंट्रीज इस बात पर एग्री हुए कि हाँ, हम कन्फ्लिक्ट जोन से अपने ट्रूप्स पीछे करेंगे। दोनों देशों के बीच जितने भी बायलैटरल एग्रीमेंट हैं और प्रोटोकॉल है उनका ठीक तरह से पालन किया जाएगा, जो कि चाइना नहीं कर रहा था। वैसे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी ऐसा हो। दिन इसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आता है कि इन्होंने ईस्टर्न लद्दाख से अपने ट्रूप्स पीछे कर लिए। आप ये देख सकते हैं कि हाल के वर्षों में दोनों देशों की सेनाओं ने भारत चीन सीमा के पश्चिमी क्षेत्र के 4 क्षेत्रों में से पीछे हटने का काम पूरा कर लिया, जिसमें गलवान घाटी भी शामिल है। भारत चीन सीमा पर स्थिति आमतौर पर स्थिर है और नियंत्रण में है। लेकिन यहाँ पर भी चीन ने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि चीन की तरफ से ये भी कहा गया है कि इस अशांत दुनिया का सामना करते हुए चीन और भारत को स्वतंत्रता पर कायम रहना चाहिए और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। लेकिन ये सब कर कौन रहा है? चीन। और इल्जाम भारत पे डाल रहा है कि अपने आप पर लगाम रखिए, हमें नुकसान मत पहुंचाइए। सो हरकतें खुद कर रहा है और अपनी इमेज को बचाने के लिए भारत को ज्ञान दे रहा है। दूसरी बड़ी चीज ये हुई कि अजीत डोभाल ने रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से बात की कि मोदी की यूक्रेन विजिट के क्या आउटकम्स निकले या पीस प्लान की क्या अपडेट है, उसके बारे में इन्फॉर्म किया। आप ये वीडियो देखिए। As Prime Minister told you during a telephone talk that he was keen to brief you about his visit to Ukraine and his meeting with President Zelensky. And he wanted me to come specially and personally and brief you about the talks. The talk was in a very close format. It was only the 2 leaders. He had his 2 persons with him. I happened to be with the Prime Minister. So I was a witness to me, sir. I attended that. वैसे यहाँ पर हम ये सब चीजें फोन के थ्रू भी बता सकते थे, लेकिन भारत ये चाहता था कि कोई व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर रूस को ये बातें बताए। देखो, आमने सामने बैठकर जो बातें होती है ना, वो काफी अच्छी मानी जाती है। और इसीलिए अजीत डोभाल जी ने पर्सनल उन्हें ये सारी बातें बताई कि भारत रूस और यूक्रेन को लेकर काफी सीरियस है। समस्या का समाधान बातचीत के जरिए होना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि रूस और यूक्रेन साथ में बैठकर बात करें। ये 2 बड़ी हाईलाइट थी
जो रूस में हमें देखने को मिली। फ्रेंड्स, ब्रिक्स देशों के एनएसी की मीटिंग में 2 मेजर इशू रेस किए गए। अजीत डोभाल ने बताया कि ब्रिक्स के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू आतंकवाद को जो बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है उसे कैसे रोका जाए है। क्योंकि आप देखोगे कि मॉडर्न वॉरफेयर में आईसीटी एक बड़ा रोल प्ले करती है। आतंकवादियों के पास नए नए हथियार, ड्रोन्स, मिसाइल, इन सबकी एक्सेस होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये लोग इनके मिसयूज करने में बहुत आगे हैं। आप इजराइल हमास वॉर देख रहे होंगे, हमास और हुतीस के पास इतने एडवांस वेपन क्या कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं इन चीजों की एक्सेस इनके पास आ चुकी है। और भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से कितना परेशान है उसके बारे में अब क्या मैं बोलूं। लेकिन आप ये सोचो कि अगर एडवांस टेक्नोलॉजी पाकिस्तानी टेररिस्ट के पास पहुंच जाती है, इवन मैं कहूंगा कि ऑलरेडी है, तो ये चीजें भारत के लिहाज से बहुत बुरी है। सेकंड बात अजीत डोभाल ने ये बोली कि दुनिया की प्रॉब्लम से निपटने में जितने भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन थे वो फेल हो चुके हैं। ऐसे में ब्रिक्स की रिलेवेंसी और बढ़ जाती है, क्योंकि आप खुद देखो तो ब्रिक्स काफी पॉपुलर हो रहा है। वर्ल्ड के दूसरी कंट्रीज ब्रिक्स की तरफ देख रही हैं, इसका पार्ट बनना चाहती है। ऐसे में जरूरी है कि ब्रिक्स अपनी ताकत को और मजबूत करे। ब्रिक्स देश एक दूसरे की जितनी रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, और ब्रिक्स की आम सहमति की भावना कहीं ना कहीं दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्या से निपटने में हमारी मदद कर सकती है। ये सब मेजर आउटकम्स थे जो हमने डिस्कस किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड थैंक यू।